सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो हम संतरे के बगीचे पे बात करेंगे। हम आज आए हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले में, जहाँ पे एक किसान, जो समृद्ध किसान और युवा किसान है, बहुत ही टेक्निक से जो बगीचे की खेती करता है और जो संतरे का बगीचा लगा रहा है, बिल्कुल वेल मेंटेन और बहुत ही शानदार। इसमें जितनी मेहनत करता है उतना उससे इनकम भी कमा रहे हैं और जो मुनाफा है वो भी अच्छा खासा मिल रहा है। इस एरिया की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने बगीचे लगाए थे एक टाइम पे, पर बहुत सारे लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने जो बगीचे खत्म कर दिए क्योंकि उनको इससे प्रॉफिट नहीं हुआ। पर जो जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, जिनका जो आज इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो उन्होंने क्या किया, जो बाहर होती है, जो सीजन का जो बगीचा होता है वो बाहर ही चेंज कर दी। जो गर्मी का बगीचा था उन्होंने सर्दी का कर दिया और लगभग अच्छा खासा इनकम वो कमा रहे हैं और लगभग इनके जो पेड़ हैं अच्छे खासे फल से अभी लदे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसपाल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पढ़ा लिखा किसान। स्वागत करता हूं इस वीडियो में आपका। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा है कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाए हैं, तो हाँ दोस्तों, हम आपके लिए उद्यानिकी विभाग के विषय पे, उद्यानिकी विषय पे हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हम एक समृद्ध किसान का इंटरव्यू भी लेने वाले हैं और बहुत सारी नई जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। हम अभी तक अधिकतर जो पशुपालन का वीडियो लेकर आए हैं और आज हम उद्यानिकी का वीडियो लेकर आए हैं, जो बागवानी कृषि के ऊपर है, जो बहुत ही टेक्निकल तरीके से किया जा रहा है। जब हम इस एरिया में आए तो यहाँ बहुत सारे बगीचे हैं और जो इस बगीचे में बात है वो हमको कहीं नहीं लगी। बहुत सारे बगीचे काट दिए क्योंकि उनसे उसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा था, उससे रखरखाव हो नहीं रहा था, और इन्होंने जो तकनीकी तरीके से इसका रखरखाव किया है तो बहुत सारी इनकम, अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं और बहुत ही कम समय में इनने काफी अच्छा मुनाफा इस बगीचे से लिया है। तो हम बात करने वाले हैं जो समृद्ध किसान है, वो उनसे परिचय भी लेंगे हम कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, वो सब हम पूछने वाले हैं। मेरा नाम किशोर सिंह है। मैं गांव तिसाई में, तहसील डग, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूँ। और ये मेरा फार्म हाउस है जो एमपी राजस्थान की सीमा पे है। एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे जो इनका जो बगीचा है ये लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब लेंगे और बहुत सारी चीज जो नई हमको दिखी है उसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इनसे ये पूछूंगा कि आपने ऐसा जादू क्या किया है कि इतनी सारी जो फल लग रहे हैं आपके बगीचे में, बहुत सारे फल आपको देख के लग ही रहा होगा कितने सारे लटक रही है, डालियां लटक रही, इतना झूलाझूल फल जो आ रहा है इनके यहाँ। तो ऐसा क्या जादू किया आपने? बाहर के बारे में इनसे जानकारी लेने वाला हूँ। तो आप तो जानते ही हो कि संतरे में मुख्यतः दो बहार आती है, एक मृग बहार और एक जो अंबिया बहार जी। मृग बहार अपने वैसे पानी गिरता है अपने उस पर निर्भर करती है, और अंबिया बहार ये एक निश्चित फल आना निश्चित ही है, इसमें आता ही आता है। अच्छा, मृग बहार में कम संभावना रहती है और अंबिया बहार, जो अंबे बहार होती है, हाँ। उसमें 100% निश्चित रहता है कि आपका फल आएगा। तो आपकी कौन सी बहार है? अंबिया बहार। अंबिया बहार। तो आप बता रहे थे कि आपने ये बहार चेंज करी, पहले आपके पास मृग बहार थी? पहले मृग बहार थी, 3-4 साल से थी। उसके बाद इसमें एक काली मस्सी नाम की एक बीमारी आ गई थी। अच्छा। उसने भी बहुत ज्यादा खतरनाक काम, हमारे एरिया के सभी बगीचे लगभग उसी के बेड़ चढ़ गए हैं। अच्छा, उसी के बेड़ चढ़े, उसी के कारण खत्म हो गए बगीचे। जो बहुत सारे, मैं आपको रास्ते में वीडियो भी डाल दूंगा, बहुत सारे बगीचे जिनने काट काट के फेंक दिए क्योंकि उनको काली मस्सी ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अभी आपके पास अंबे बहार है। मैं झालावाड़ केवीके में गया, वहाँ डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की सलाह ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई तरह की मेरे को स्प्रे की दवाइयाँ बताई, जो मैंने लगातार उन दवाइयों को यूज में लिया। उसके बाद मैंने इसको मृग बहार से अंबिया बहार में शिफ्ट किया बगीचे को। और अंबिया बहार के लिए अपने को तान देनी पड़ती है अक्टूबर से दिसंबर तक, पानी रोकना पड़ता है। हाँ, अक्टूबर से दिसंबर तक पानी नहीं देना। जैसे बरसात सितंबर में खत्म हो जाती है तो एक पानी देके छोड़ना पड़ता है। उसके बाद अपन फिर दिसंबर लास्ट में, 25 दिसंबर के बाद पहला पानी होता है, और जनवरी में अपने को बाहर निकल जाती है। बाहर को मतलब फूल आना चाहिए। इससे पहले कुछ बातें और बेसिक है, जैसे बेसल डोज में अपने को खाद, पोटाश है, डीएपी है, यूरिया है, एनपीके है, में कोई सा भी, और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे डालने पड़ते हैं।
अच्छा, तो फिर बाहर आ जाती है। तो यही कुछ जानकारी इनने बहुत सारे जैसे कि अनुभव शेयर किए हैं इनके, जो इनने केवीके के माध्यम से हासिल किए। और बहुत सारे ये बहुत एक्टिव किसान है, ये जो है हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर केवीके में गए, इन्होंने अपनी बहार चेंज करी। और ये जो बॉक्स लटक रहा है ये काई का है? इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। जो फल मक्खी होती है उसको आकर ही अपने आप, इसमें एक लियो लगा हुआ है अंदर, ये मैं बताऊं आपको, ये लियो लगा हुआ है। इस लियोर के माध्यम से ये इसमें फल मक्खी आती है। तो फल मक्खी आप देख सकते हैं इसमें ये आ रही है, आपको कम से कम 100-150 मक्खी नजर आ रही होगी। अब एक परसों ही लगाया है, उसके बाद ये फल मक्खी इसमें आ जाती है तो अपने को फल में नुकसान नहीं करती है। अच्छा, अगर ये रहती है तो फल में छिद्र कर देती है, और छिद्र करके धीरे धीरे वो पीला पड़ जाता है और नीचे माल नीचे गिर जाता है। तो इससे फायदा है अपने को। जो मक्खी मच्छर होते हैं, जो फल मक्खी फल की जो मक्खी होती है, ये पूरे फल को खत्म कर दी है। इसलिए इन्होंने फेरोमोन ट्रैप लगा रखा है। इसमें मक्खी आती है और इसको जो इसमें लगा उसकी स्मेल से वो वहीं मर जाती है। तो लगभग एक ही ट्रैप में लगभग 100 से 150 मक्खियां मर चुकी है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं। हर 7-8 पौधे पे एक फेरोमोन ट्रैप लगाया है। हर 7 से 8वें पौधे पे इनने एक फेरोमोन ट्रैप लगाया है। टोटल कितने पौधे होंगे आपके यहाँ पे? मेरे पास 1800 पौधे। अच्छा, तो ये किस किस्म के पौधे हैं? ये कुछ तो नागपुरी है, अच्छा, कुछ रंगपुरी है। कुछ रंगपुरी है, कुछ नागपुरी है। तो आपने जब शुरुआत करी थी तो वो किस स्तर से करी थी? वो स्तर तो बड़ा ही नाजुक था। यहाँ एक दौर चल रहा था, सभी पौधे लगा रहे थे, तो हमने भी पौधे लगाए। अच्छा, और लगभग हमने पौधे लगाए थे 2010 में, तो 15 में हमारा आना शुरू हुआ। फिर वो क्या, काली मस्सी नाम का एक रोग आ गया। उस रोग ने 17-18 तक किसी के पौधे पे फल आना ही नहीं दिया, और जानकारी भी कम थी। तो हम भी बगीचे को सिर्फ पानी के भरोसे रहे। तो कभी तो पानी कम गिरता था, कभी ज्यादा। तो इसे सब लगभग मेरे साथ के जो भी बगीचे थे, लगभग 90% बगीचे काट दिए गए। फिर मैंने इस बगीचे को रखा, केवीके में संपर्क किया। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने बताया कि आप अंबिया बहार पे आ जाओ। हमारे यहाँ की जमीन भी अच्छी है थोड़ी, तो हम अंबिया बहार पे आ गए। देखिए दोस्तों, जमीन अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। आपको बहुत सारी जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जो इन्होंने की। जो ये केवीके में गए, लगभग ये बता रहे हैं 90% बगीचे जो है फेल हो गए काली मस्सी के कारण। और वो चाहते थे वो भी जानकारी वो ले सकते थे केवीके से, पर उन्होंने मेहनत करना कोई जरूरी नहीं समझा। और इन्होंने जो है हार नहीं मानी और मेहनत करते गए और जानकारी जुटाते गए, तब जाके आज इनका बहुत शानदार, आप देख रहे हो बगीचा बहुत ही शानदार है। और बहुत सारे फल इस पे लदे हुए देख रहे हैं आपको, वो इनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने, केवीके वाले ने बताया कि एक बेसल डोज तो अपने को देना ही है, उसके साथ एक दवाई का स्प्रे का वो शेड्यूल बताया था उन्होंने वहाँ। 4, 8, 12 यानी चौथे महीने, 8वें महीने और 12वें महीने सीओसी कॉपर, और जैसे कि अपने रोगर है, कोई सी भी मतलब ये फफूंदनाशक तो है ही सही, उसके साथ ये अपना कीटनाशक हर चौथे महीने, 8वें महीने और 12वें महीने के लिए बोला था। हर 4 महीने के अंतराल पे वो डालना रहता है। चौथे, 8वें और 12वें, यानी कि ये जब वो इनकी फूटन आती है तो वो मच्छर आते हैं, और यदि उन मच्छरों को मार दो तो अपना काली मस्सी बहुत ही कम आएगी, नी के बराबर, अगर नियमित आपने डाला तो। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी काली मस्सी नहीं है। देखिए दोस्तों, इस पे बिल्कुल काली मस्सी नहीं है। इनके हर चौथे, 8वें और 12वें महीने में ये जो सीओसी का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करवाते हैं। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी भी इनका छिड़काव चल रहा है। हमने एक बताया, एक वीडियो किया है, वहां पे छिड़काव जारी है। तो आप लगभग इस बगीचे से कितनी इनकम अर्न करते हैं? देखो, भाव पर निर्भर करता है, पर लगभग में और से तो थोड़ा ज्यादा ही भाव लेते हैं हम। हमारे कभी 25 रुपए किलो से कम बगीचा नहीं बेचा, और लगभग 1 कुंटल माल से ज्यादा ही निकलता है एक बगीचे। अच्छा, तो जोड़ के आप ही बेच। दोस्तों, लगभग एक जो पौधा है उसके ऊपर से 1 क्विंटल माल निकल रहा है। तो देखिए, ज्यादा ही निकलता है, कम तो नहीं निकलता है। 1 क्विंटल से ज्यादा ही निकलता है। बिल्कुल क्वालिटी माल इनका, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। बिल्कुल एक जैसा संतरा दिख रहा है आपको, ये पूरा बगीचा एक जैसे संतरा है, पूरा ना छोटा बड़ा है ना खराब है। बिल्कुल इनने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और 25 किलो की रेट से कम ये बेचते ही नहीं है। बहुत सारे आपने देखा हो, कोई 10 रुपए 20 रुपए भी बेचते हैं, पर इनके पास क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, तो उस हिसाब से इनका रेट भी मिलता है। ये बोल रहे हैं आसपास जो रेट बिकता है उससे ज्यादा ही हमको मिलता है, क्योंकि इन्होंने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। तो लगभग आपका टोटल बगीचा कितने बीघे का है?
लगभग ज्यादा ही था, अब तो 16-17 बीघा गए। 17 बीघा का। तो 17 बीघा में आपका दोनों में आते हैं या बस खाली इसमें अम्बिया बार में आते हैं? नहीं, दोनों में आते हैं। दोनों में आते हैं। हाँ, कुछ तो जो बगीचे कुछ को छोड़ रखा है, पानी के लिए पानी नहीं देते हैं उसको, तो वो मृग बार आ जाता है। तो बाकी मैं अम्बिया बार पर ज्यादा विश्वास ज्यादा करता फोकस हूँ। आपका हाँ, अम्बिया बार पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं, ये मेहनत पे ही ज्यादा भरोसे करते हैं, क्योंकि उसमें पानी गिरा नहीं गिरा, तो इसलिए ये अम्बिया बार पे ज्यादा डिपेंड भी उस पे ही है, उस पे ही फोकस किया, उस पे ही ध्यान दिया इनने, तभी जाके इनका इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है इस बगीचे को। तो टोटल जो इसकी है ओवरऑल इनकम आपकी सालाना कितनी हो रही है? एक पेड़ से कम मानो आप 2000 रुपए। एक पेड़ से कम 2000, और यहाँ पे जो है 400 पौधे हैं अभी, और आगे एक और भी बगीचा है, पर इस बगीचे की मैं बात करूं तो यहाँ पे 400 पेड़ हैं। तो इस बगीचे में 400 पेड़ हैं और एक पेड़ से कमा रहे हैं 2000, तो उसका आप कैलकुलेट कीजिए कि बिल्कुल कम लागत में। लागत कितनी हो रही है आपकी लगभग एक पेड़ पे? लागत में बताऊं ना, सबसे पहले तो नवंबर दिसंबर में बेसल डोज देना पड़ता है, लगभग उसका 100 रुपए प्रति पौधा का खर्च हो जाता है, 100 बेसल रुपए डोज। प्रति पौधा। हाँ, उसके बाद 4-8-12 का स्प्रे तो करना ही पड़ता है। बीच में यदि किसी तरह की बीमारी आई, फल ड्रॉपिंग की समस्या आई, तो स्प्रे करने पड़ते हैं। तो अच्छा। यूं हम समझो कि एक सीजन में 6-7 स्प्रे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसका लगभग खर्चा क्या एक लगभग पेड़? एक पेड़ का तो कोई ऐसा नहीं बनाया, पर लगभग हमारे एक बार डालने में 10,000 रुपए लगे, तो यानी 60-70 हजार रुपए लग जाते होंगे। 60-70 हजार रुपए टोटल ओवरऑल स्प्रे। साल का जो स्प्रे का खर्चा इनका है। हाँ। तो ये खर्चा भी करते हैं, जितना उसे अर्न करते हैं तो उसमें लगाते भी हैं। ऐसा नहीं है बस अर्न किया रख लिया, क्योंकि अर्न किया रख लिया तो उससे भी आपका मेंटेनेंस बिगड़ सकता है, उसमें लगाना ही पड़ता है। जितना वो दे रहा है उसमें थोड़ा बहुत आपको लगाना खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आप देख रहे हैं जिस बगीचे का, आपका इसका बगीचा देख के ही लग रहा होगा कि कितना अच्छा इन्हें मेंटेन कर रखा है, कितना इसको इस पे ध्यान देते हैं ये। या पहले इनने गवर्नमेंट जॉब की भी सोची थी, तो आप कुछ पीटी वगैरह की जॉब की हाँ भी हाँ, आया था मैं आपको ऑफर? हाँ हाँ, ऊपर क्या तो किया है, मैंने नौकरी भी की है। अच्छा। वो तो चलो होता है, वो तो इन्होंने अच्छा है। जो खेती थी वो पारंपरिक छोड़कर जो बगीचे से करना इनने अच्छा समझा, क्योंकि इनके पास जॉब का ऑफर भी था, तो उसको नहीं लिया इनने और खेती करना ही उचित समझा, वो भी पूरी टेक्निकल तरीके से। पारंपरिक हर कोई कर रहा है, पर इन्हें जो टेक्निक अपनाई उससे ये बहुत सारे किसानों से काफी आगे हैं और अच्छी खासी इनकम जो एरिया में कमा रहे हैं, और इनका अच्छा, इनके बगीचे का अच्छा नाम चलता है। थोड़े दिन पहले मैंने इनका अखबारी कटिंग में इंटरव्यू देखा था। हाँ, जयपुर टाइम्स में हुआ था। वहाँ एक राजस्थान सरकार ने एक गोष्ठी की थी, किसान गोष्ठी। अच्छा। उसमें मेरे को भी बुलाया था, तो वहाँ सब भी हम यहाँ हमारे आसपास के जो भी काश्तकार है हम सब गए थे। तो वहाँ एक इंटरव्यू हुआ था, वो उसमें जयपुर टाइम्स में छपा था वो मेरा इंटरव्यू। हमारे केवीके के एक सर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में। तो देखो दोस्तों, इनकी मेहनत साथ साथ जो सपोर्ट मिल रहा है इनको केवीके की तरफ से, वो भी तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों आगे हम सिंचाई के बारे में जानकारी लेंगे कि आप सिंचाई किस विधि से देते हैं, कितने टाइम बाद देते हैं, ये सब हमको प्रॉपर डिटेल में बताइए। देखो, सिंचाई में तो ऐसा है कि हम अम्बियाबार में तो सिंचाई सबसे पहली सिंचाई दिसंबर में करते हैं, यानी कि 25 दिसंबर से हमारी सिंचाई शुरू हो जाती है। दिसंबर एंड में सिंचाई शुरू हो जाती है? हाँ, उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर हो जाती है, और एक और फिर जनवरी फर्स्ट में हो जाती है। जनवरी फर्स्ट में होती है ना, उस टाइम पे हमारे फूल आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। फूल आने के टाइम पे दे देते हैं आप जनवरी फर्स्ट में? हाँ, फूल आने से पहले, जैसे ही फूल आते हैं, फूलों की बहार हो जाती है, तो हम पानी को रोक देते हैं, और फिर दाना सेट होने तक पानी नहीं देते हैं। अच्छा। दाना सेट हो जाएगा, फिर पानी देंगे, फ्लड पानी देते हैं हम, तो यूं पिलाते हैं डायरेक्ट पूरे जिसको बगीचे। रेलमा बोलते हैं। हाँ, रेलमा फ्लड पानी बोलते हैं हम उसको। उसको देते हैं। उसके बाद वो अपन क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल आ जाता है, पानी की भी कमी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में आपने देखो यहाँ भी आपको नजर आएगा, ये बना रखा है, ये वेल टाइप बना लेते हैं, उस वेल को पिलाते हैं, बाकी वो दूसरे को नहीं। और हर 8 दिन में एक वेल को पिला देते हैं। अच्छा, बीच में एक वेल कर देते हैं, तो हर 8 दिन में उसको पिला देते हैं, बस। क्योंकि पानी की कमी रहती है। हाँ, और पानी की जरूरत भी नहीं रहती। यदि अपन जितना ज्यादा पानी देंगे, उतना ज्यादा अपना माल खिलेगा, माल भी कम गिरता है उससे। देखो दोस्तों, ज्यादा पानी देने से भी माल को नुकसान हो सकता है। हाँ। आपके फल जो है गिरने लगेंगे। हाँ। इसलिए आप व्यवस्थित लिमिटेड पानी ही दें। जो इन्होंने वेल वाला सिस्टम बताया बहुत शानदार, उसमें पानी की भी बचत है, और आपका जो है उसमें इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है पानी की,
और इस वेल के माध्यम से पूर्ति हो जाती है पौधों को पानी की। हाँ, वो तो अपने आप ले लेते हैं पौधे। वो आराम से जड़ों के माध्यम से आराम से पानी ले लेते हैं। उसके और बाद उसके बाद मार्च अप्रैल और जून तक ऐसे चलता रहता है। जून में पानी आ ही जाता है। उसके बाद सीधा बोरान का स्प्रे करना पड़ता है। जैसे ही जून में पानी गिरा और फल फटने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो वो बोरान आता है, उस बोरान का स्प्रे कर देते हैं। फिर उसके बाद तो निरंतर आपको मैंने पहले बताया सही कि फेरोमोन ट्रैप भी लगानी चाहिए। पर हम एक और बात मैं आपको स्प्रे बता में दूं, आप बताइए ना, स्प्रे में पूरा डिटेल में। स्प्रे देखो बदल के देते हैं। एक बार सोलोमन लिया, एक बार मियाथ्रिन लिया, एक बार रोगार लिया, एक बार मतलब बदल के हर बार बदल बदल के अलग बदल अलग बदल कंपनी के का प्रोडक्ट हाँ। लेते हैं आप। बाकी हम हर के साथ फंगीसाइड जरूर डालते हैं। हाँ, फंगीसाइड में सीओसी हुई, मेनकोजेब हुआ, कार्बनडाजिम हुआ, कुछ भी हुआ तो फंगीसाइड जरूर लेते हैं। और आप जो सेल करते हैं वो डायरेक्ट सेल करते हैं या फिर अपने आसपास बहुत सारी मंडियां हैं, जैसे पाटन है, भवानी मंडी है। बाकी माल ही इतना रहता है जो अपन तो बेच नहीं सकते इसको। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं महाराष्ट्र के व्यापारियों से संपर्क में हूँ, तो वो आ जाते हैं यहाँ। तो उनका मजदूर भी उन्हीं के होते हैं, सब कुछ उन्हीं का होता है। डायरेक्ट अपने तो खाते में पैसे डाल देते हैं वो, और वो आते हैं, वो ले जाते हैं। वो तोड़ अच्छा के भी भाव, ले जाते हैं। हाँ, सब वही ले जाते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट जो संपर्क बना रखा है वो महाराष्ट्र के व्यापारियों से बना रखा है। वो खुद उनकी लेबर लाते हैं और वही माल तुड़वा कर तोल के इनको डायरेक्ट पैसे दे के ले जाते हैं। इनमें इनको कोई भी इसमें ना तो इनको मेहनत करनी पड़ती तोड़ने की, बस वो खुद आते तोड़ के ले जाते हैं और बस रेट भी इनको सबसे अच्छा वही देते हैं। सबसे अच्छा देते हैं। सबसे अच्छा। एक बात और है, अंबियाबार में विशेष बात है कि नवंबर में रेट थोड़ी कम मिलती है, बाकी दिसंबर में बहुत अच्छी रेट मिलती है, क्योंकि यहाँ का माल बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश में हमारे यहाँ के एरिया के जो भवानी मंडी, शाहजहाँपुर वगैरह जो भी जो नाम चलता है इनका, अपन भवानी मंडी में आते हैं। और जो हमारे पास का जो एरिया है वो शाहजहाँपुर में आता है, तो शाहजहाँपुर और भवानी मंडी का नाम चलता है। तो ये बहुत अच्छे रेट मिलती है बांग्लादेश में हमारे यहाँ, हमारे माल की। जो हमारा माल है बांग्लादेश जाता है, उसके बाद ये मृग वाला या अम्बिया वाला ज्यादा रेट किसका मिलता है? जैसे रेट तो मृग का ज्यादा मिलता है। अच्छा। मृग क्या है, अपने इंडिया में भी जाता है, दिल्ली जाता है वगैरह, कहीं भी जाता है। जो अपना जो ये है ये अंबिया, हाँ। या तो साउथ में जाएगा क्योंकि उस टाइम पर ठंडी रहती है, या बांग्लादेश जाएगा। और बांग्लादेश से ही सप्लाई होता है ज्यादातर बांग्लादेश, मतलब यूं समझो। जो अंबिया जो बाहर है इसका जो माल है ज्यादातर या तो फिर बांग्लादेश जाएगा या फिर साउथ के एरिया में जाएगा, और अधिकतर बांग्लादेश जाता है। दोस्तों इनकी बातों से लग रहा है कि इनको कितना अनुभव है, कितना ये एक्टिव है इस फील्ड में और कितना ये नॉलेज रखते हैं। ये जब बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि कितने शिक्षित हैं, किस हिसाब से इनको जानकारी है। तो इन्होंने जो बात बताई 100% सत्य और जो इनके अनुभव के आधार पर बताइए। तो दोस्तों आगे जानकारी हम लेने वाले हैं कि आप इसका शेड्यूल क्या है, आप जो बार बार यूज कर रहे हैं बेसल डोज, वो आखिर है क्या? बेसल डोज से बात बार बार बेसल डोज की कह रहे हो आप। बेसल डोज ये है, जो फल आते हैं फूल, उससे पहले जो पौधे में दी गई चीजें, जैसे कि खाद है, दवाई है, कुछ भी हो, उसको बेसल डोज कहते हैं। मतलब एक बार बगीचा टूट गया अपना, उसके बाद सीधा उस बगीचे को वापस से लाना और उसके लिए खाद देना, उसको बेसल डोज कहते हैं। बेसल डोज में जैसे कि एनपीके देते हैं, देसी खाद देते हैं गोबर वाला, ये माइक्रोन्यूट्रंस में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो देते हैं, उसको बेसल डोज कहते हैं। मतलब पूरी तरह से पौधे को जो है रिफ्रेश करना, रिबूट करना। हाँ, उसको बेसल डोज ये बोलते हैं। उसके बाद आप जो खाद देते हैं, खाद में क्या क्या देते हैं, उर्वरक क्या क्या देते हैं आप, देसी हाँ, तो रसायन? 1 किलो तो लगभग एनपीके देते हैं, और लगभग 250-300 ग्राम पोटाश देते हैं, और देसी खाद देते ही हैं बेसल डोज में। और सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं 200 ग्राम। अच्छा। और एक और बता दूं मैं आपको कि जैसे ये पौधा है अपना ये पौधा है। हाँ। और इस पौधा की जो रूट है वो तो यहाँ तक है, और उस पौधे की भी रूट यहाँ तक है। हाँ। और रूट जड़ें, मतलब जड़ें यहाँ तक है, पर जो पौधे की जो खाने की जो जड़ें हैं, यानी मुंह, खाने वाला मुंह, वो पौधे से 3 मतलब इतना दूर रहता है, 3 फीट दूर, और इतना ही दूर अगर यहाँ 2.5 से 3 फीट दूर रहता है। 2.5 से 3 फीट रहता है। और रिंग के माध्यम से जो खाद दिया जाए, तो खाद लगभग अपना
2 गुना काम करेगा। ये जो टेक्निक आप ये बता रहे हैं, ये बहुत ही शानदार टेक्निक बता रहे हैं कि रिंग के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 फीट दूरी ले लें आप और रिंग बना ले और उसी पे आप खाद दें, क्योंकि जो जड़ें होती है खाने वाली वो इतनी दूर तक रहती है और उससे खाद बहुत अच्छे से लगता है और जो पोषक तत्व रहते हैं वो पौधे में लगते हैं। वो अपने शरीर टाइप बात है, अपने शरीर में जैसे अपने इंजेक्शन दिलवाते हैं, तो अब या तो अपन हाथ पे यहाँ यहाँ कोहनी से ऊपर यहाँ दिलवाएंगे या यहाँ कुल्ले के यहाँ दिलवाएंगे, तो यहाँ एक जगह दिलवाने में पूरा शरीर में काम करता है, उसी टाइप यहाँ एक जगह खाद देंगे अपन तो पूरा पौधे में काम आएगा, और यदि पूरा फैला देंगे अपन तो इतना काम नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, तो इसको पूरी टेक्निक से देना चाहिए। खाद दो आप, देशी खाद में आप बात कर रहे हो, गोबर वाले खाद की बात कर रहे हैं? गोबर वाले, बकरी वाला खाद सबसे अच्छा होता है गोबर वाले में, यदि उपलब्ध हो जाता है तो। अच्छा, जो बकरियों का खाद होता है, बकरियों का डिकम्पोजर होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप गोबर का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा इफेक्टिव है। तो आप ये डालते हैं दोनों ही? दोनों। अच्छा, तो साल में कितनी बार डालते हैं? एक बार। साल में एक बार ये जो देशी खाद होता है, या तो बकरियां ले लो आप, या जो भैंस या गाय का जो गोबर रहता है वो डालते हैं सड़ा कर। हाँ। तो अगर आपने जो बगीचा शुरू किया था, जो स्टार्ट किया था, बगीचा वगैरह लगाया था, तो इसमें आपका किसी सलाह ली थी? कोई सलाहकार है आपका? बिल्कुल है। मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ एक प्रेरक के रूप में हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, प्रेरक, किसान प्रेरक। उसमें आए थे द्वारिका लाल जी पाटीदार, नाम है उनका। वो झालावाड़ जिले के पीड़ावा तहसील के सरोनिया गांव से हैं। वो वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके साथ वो भी आए थे, द्वारिका लाल जी आए थे, और उनके साथ 3-4 बंदे और थे। बाकी द्वारिका लाल जी का ने जो बताया वो हमने किया, और उनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा हमारे साथ। अच्छा, उनके साथ जो गोवर्धन लाल जी पाटीदार थे वो भी बहुत अच्छा थे। पर द्वारिका लाल जी का क्या है कि वो 2 से 3 बार इजराइल जा चुके हैं इस संतरे के मामले में ही, संतरे की जानकारी लेने के लिए। तो उनका बगीचा भी हम जाके देखा, तो उनका तो वास्तव में इतना अच्छा है, उतना तो हम भी नहीं कर पाए। अच्छा, जो ये बता रहे हैं इनको प्रेरणा मिली है द्वारिका लाल जी पाटीदार हैं, जो बहुत अच्छा बगीचा रखते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनती है। 2-3 बार इजराइल भी चले गए इसी सिलसिले में, तो उन्हीं का इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हाँ, तो और उन्होंने ये भी कह रखा है कि यदि किसी को जरूरत पड़े मेरी अनुभव की, तो मैं रात को भी तैयार हूँ। तो अच्छा, वो हाँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या? हाँ, तो गाँव वहाँ का? बताया ना उसका मैंने कि वो पीड़ावा तहसील के सरोनिया गांव से है। अच्छा, पीड़ावा तहसील के सरोनिया गांव से वो आपकी मदद करने को तैयार है। अगर आप बगीचा लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल मदद ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पीड़ावा तहसील जो झालावाड़ जिले में आती है, हाँ। पीड़ावा तहसील जो झालावाड़ जिले में आती है, सरोनिया गांव में, तो आप बिल्कुल उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय रुगनाथ।